हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रीट 2022 का जो शिफ्ट 2 के अंदर एग्ज़ाम हुआ है, यानी लेवल 2 का एग्ज़ाम हुआ है, जो मैथ साइंस के अंदर खास करके हम पोर्शन की बात करेंगे। मैथ साइंस जो आई है 60 क्वेश्चन आए हैं, उनमें किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे और सारे क्वेश्चन जो हैं आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि जो हमने लगभग जो टॉपिक करवा रखे हैं, जो क्वेश्चन आया है उनसे बाहर नहीं गया क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन वहीं से उठा है जो हमने जो चीज़ें पढ़ा दी। ठीक है, जो नहीं पढ़ाया उनमें से तो अलग से आना ही था। ठीक है, तो ये बात आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अभी हम बात करते हैं पहले हिंदी के कुछ प्रश्न। देखिए, कुछ प्रश्न मुझे याद रहे और कुछ प्रश्न जो है मेरे पास अभी आ चुके हैं, तो उन सभी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है भाई, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, एक एक क्वेश्चन को भी हम आसानी से समझा सकते हैं, मतलब पूरा लिख के बताएं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आपको ये जान के उसके बाद खुद को पढ़ना भी है। ठीक है, और आंसर की किस तरीके से, मतलब इसके आंसर क्या होने चाहिए, उसके बाद में हम इसलिए एक मतलब अलग से एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बना के हम क्या है उसके अंदर आपको आंसर की भी प्रोवाइड करवा देंगे। घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन आज का ये जो वीडियो है वो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो कल पेपर देने जा रहे हैं, तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगी पेपर किस तरीके का पूछा गया है। ठीक है, तो अभी थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप थोड़ा एडजस्टमेंट कीजिएगा, आप वो ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले साइकोलॉजी की बात करें तो हम साइकोलॉजी मतलब आसान ही प्रश्न थे, लेकिन कुछ प्रश्न जो हैं वो अप्लाइड थे। ठीक है, जैसे उसने मतलब एनसीएफ से बिल्कुल आसान प्रश्न आते हैं, पहले भी आते रहे। एनसीएफ का शिक्षण सूत्र पूछा था, मतलब क्या है, मतलब एनसीएफ का मूल सूत्र जो क्या है एनसीएफ 2005 का, तो आप सभी को पता है कि शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिए। ठीक है भाई, और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास, उसके बाद कुछ और प्रश्न यहाँ पे मेरे पास लिखे हुए हैं। ठीक है भाई, हम सारे प्रश्न यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न, लगभग मैंने 50 करीब प्रश्न, 50 से ज़्यादा ही प्रश्न मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, तो आप घबराइए मत। ठीक है, तो सबसे पहले साइकोलॉजी की हम बात कर रहे थे। साइकोलॉजी में ज़्यादा प्रश्न वैसे मुझे याद नहीं रहे। एक तो संस्कृत मुक्त अवाच्यिक परीक्षण पूछा गया था, कौन सा है, उसके अंदर भाटिया परीक्षण दे रखा था। ठीक है, रवैन्य मैट्रिक्स परीक्षण दे रखा था, और भी 2 ऑप्शन थे, वो अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहे, लेकिन आप वाचिक और अवाचिक परीक्षण, संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण पूछा गया है। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, देख लीजिए इसको दोबारा से। ठीक है, ये जो टॉपिक आपको मतलब बढ़िया ढंग से इसको देख लेना है। प्रश्न लगभग आसान ही आए। इसका अगर लेवल कुल मिला के देखा जाए तो रीट 2021 का एग्जाम हुआ लगभग वैसा एग्जाम है। ठीक है, 2-4 प्रश्न उससे थोड़े डिफिकल्टी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सरल था। 2-4 प्रश्नों का इधर उधर है, बाकी लगभग सेम आप मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट, पहले चलो जो क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं जो सामने, वो मैं आपको बताता जाता हूँ। ठीक है, वो आप समझ लीजिएगा कौन सा हिंदी में बन रहा है, कौन सा लैंग्वेज के अंदर है। ठीक है, मतलब दूसरी लैंग्वेज है पंजाबी के अंदर, या फिर मैथ साइंस के अंदर कौन सा है, वो आप समझ जाओगे आसानी से। पहले आप देखिए, आवश्यक में पूछा गया कि आवश्यक का विलोम बनाएं तो उसके अंदर कौन सा प्रत्यय होगा। ठीक है भाई, उपसर्ग होगा प्रत्यय। ठीक है, तो उसके अंदर जो है हमारे पास उपसर्ग पूछा गया था, तो वहाँ पे हमें बताना था कि यहाँ पे कौन सा उपसर्ग लगा है, अन उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, आवश्यक का अनावश्यक बनेगा, तो पहले क्या लगा हुआ शब्द, अन उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, वो आप देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा पूछा गया था, निहितार्थ में कौन सी संधि होगी। निहितार्थ, ये शब्द आपको मैं मेंशन भी कर दूंगा, इधर स्लाइड में आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो उसमें हमसे पूछा गया था कि संधि कौन सी है, तो इसमें दीर्घ संधि बन रही थी, निहित प्लस अर्थ। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये यहाँ पे दीर्घ संधि निकलेगी। उसके बाद सामयिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इसके अंदर एक प्रत्यय है। ठीक है, तो ये समय प्लस एक से बना है सामयिक शब्द। तो उसके बाद अव्यय शब्द नहीं है। ठीक है, अव्यय शब्द कौन सा नहीं है, वो हमसे पूछा गया था। एक तो अधिक दे रखा था, जब दे रखा था, रचना दे रखा था, पूर्व दे रखा था। ये 4 ऑप्शन दे रखे थे, अधिक, जब, रचना और पूर्व। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो कि रचना जो है वो एक शब्द की भांति है, मतलब इसका अर्थ है, ये शब्द है। ठीक है, और बाकी जो तीनों शब्द दे रखे हैं ये अव्यय है। ठीक है, अधिक है, जब है, पूर्व है, ये अव्यय है, और रचना जो है वो अव्यय नहीं है, तो हमारा आंसर रचना हो जाना चाहिए था। अनुसार में प्रत्यय पूछा था, अनुसार में प्रत्यय पूछा। ठीक है, प्रत्यय नहीं, सॉरी, समास पूछा था, तो समास कौन सा है इसके अंदर, अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो ये आप सभी जानते हो। और वह के अंदर स्वर नाम पूछा था, तो वह के अंदर दरअसल यहाँ पे आपको मतलब जो इसका पहला पार्ट होता है, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम, वो ऑप्शन में नहीं दे रखा था। उसके अलावा 4 ऑप्शन और दे रखे थे, उसमें से हमें कोई एक ऑप्शन सही करना था। तो उसमें क्योंकि ये इसके अंदर क्या है, पुरुषवाचक भी सर्वनाम बनता है, लेकिन यहाँ पे पुरुषवाचक ऑप्शन में नहीं होने के कारण निश्चयवाचक इसका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, तो ये बात आप थोड़ी ध्यान रखिएगा। उसके बाद और भी प्रश्न आए थे। ठीक है, जैसे वाक्य का एक शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको लिखना है। ठीक है भाई, तो मतलब ये संधि समास प्रत्यय वगैरह, इनमें आप थोड़ा बढ़िया ढंग से इनको देख लेना। बाकी हम बात करते हैं साइंस और मैथ की। ठीक है भाई,
यदि हम साइंस की बात करें तो सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया, पहला कह लीजिए, यहाँ पे पहला आपको बता रहे हैं, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था, कब इसका उदय हुआ था, ये आप कह सकते हो। ठीक है, कब प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ये आप देख लेना, परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, ये बात आपको देखनी है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी आप सभी जानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक जो है प्लूरिसी बीमारी जो है वो किसके कारण होती है। ठीक है, उसका कारक कौन है। ठीक है, जीवाणु विषाणु, उसमें भी नाम दे रखे थे। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा प्लूरिसी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको ये स्लाइड में यहाँ पे आपको दिख जाएगा, टेंशन मत लीजिए। सबसे प्रतीक आसान पूछ लिया, पोटेशियम का प्रतीक क्या है। ठीक है, पोटेशियम का प्रतीक आप सभी जानते हो क्या होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद खाद्य तने का रूपांतरण पूछा था। खाद्य तने का रूपांतरण कौन है। ठीक है, खाद्य तने का रूपांतरण शकरकंद दे रखा था, आलू दे रखा था ऑप्शन में। ठीक है, और भी 2-3 ऑप्शन दे रखे थे, तो आपको देख लेना है कि शकरकंद तने का खाद्य रूपांतरण कौन सा है, वो आपको देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, किस अवस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे। हिस्टोन प्रोटीन मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, आप वो देख लीजिएगा वहाँ पे वो वीडियोज़। ठीक है, जब मैंने आपको कोशिका वाला टॉपिक पढ़ाया, कोशिका विभाजन से पहले, ठीक है, तो कोशिका चक्र जब पढ़ाया तो वहाँ पे बिल्कुल बताया हुआ है हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पे उसका संश्लेषण होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसमें ऑप्शन दे रखे थे G1, S, G2 और G0 ऑप्शन। इसके आंसर मैं इसलिए नहीं बता पा रहा क्योंकि बाई चांस मैं आंसर गलत बता दूं तो फिर आप बाई चांस वही क्वेश्चन आ जाए और आप वही आंसर लगा के आओ तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आप देख लेना भी अपने हिसाब से। उसके बाद है किस अवस्था में स्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है, देख लिया। हरित गृह गैसें, अब 2 के जोड़े दे रखे थे। हरित गृह गैसें कौन कौन सी हैं, तो CO2 और उसके साथ N2O दे रखा था। तो ये 2 ऑप्शन जो है वो सही हो रहे, एक ही ऑप्शन में ये दोनों ही दे रखी थी, तो ये हमें ऑप्शन टिक करना था। बाकी O2 N2 किसी के साथ मिक्स कर रहा है तो वो आप जानते हो, O2 ना तो ऑक्सीजन गैस हरित गृह गैस होती है, ना ही नाइट्रोजन गैस। ठीक है भाई, तो ये आप आसानी से इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संश्लेषित रेशा पूछा था, ऑप्शन दे रखे थे कपास, जूट, नायलॉन और रेशम। ठीक है, तो आप सभी जानते हो संश्लेषित रेशा कौन सा है, नायलॉन है। ठीक है भाई, तो ये नायलॉन यहाँ से आंसर हमारा सही हो जाना था। बिल्कुल आसानी से, बहुत बढ़िया ढंग से करवाए हुए हैं रेशे वगैरह टॉपिक। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास गर्भावस्था से। ठीक है, गर्भावस्था से संबंधित कौन सा हार्मोन है वो हमें बताना था। एक तो एड्रेनलिन दे रखा था, प्रोजेस्टेरोन दे रखा था। ठीक है, मेलाटोनिन दे रखा था, एक ऑप्शन और था, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा इसमें कौन सा हार्मोन जो है गर्भावस्था से संबंधित है। उसके बाद निष्पावन विधि किसको अलग करने के काम आती है, तो पृथक्करण की विधियाँ पढ़ाई हुई हैं मैंने। ठीक है, उसमें देखिएगा निष्पावन विधि किसको पृथक्करण करने के काम आती है। ठीक है भाई, तो ये अनाजों के दाने और उसमें से भूसे को अलग करने के काम आती है। ठीक है, मैंने ये लगाया था, आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आवृत्ति दे रखी थी हमें 50 हर्ट्ज है। ठीक है, आवृत्ति 50 हर्ट्ज और टाइम हमें दे रखा था 2 सेकंड। तो हमसे पूछा था कंपनों की संख्या क्या होगी। ठीक है भाई, एक तो हमें क्या दिया गया, आवृत्ति दी गई और एक टाइम t बराबर 2 सेकंड दिया गया। तब हमसे पूछा गया कि इसमें कंपनों की संख्या क्या होगी। ठीक है भाई, तो सिंपल है, 50 हर्ट्ज का 1 सेकंड के अंदर 50 कंपन कर रही है, तो 2 के अंदर कितने 100 कंपन करेगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट घर्षण बलों का घटता हुआ क्रम पूछा था। कौन कौन से दे रखे थे, एक तो स्थैतिक दे रखा था, लॉटनिक दे रखा था और एक और ऑप्शन था सर्पी घर्षण। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन तीन के सेट बना रखे थे। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो उसमें क्या है, हमें कौन सा क्रम जो है वो घटता हुआ क्रम है वो हमें बताना था। ठीक है, तो घर्षण बल वाला टॉपिक पढ़ाया, उसमें ये भी आपको क्लियर करवा रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद अब देखिए, एक ऊष्मा वाले टॉपिक से आया, ऊष्मा के संचरण से। उसमें से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा कि एक आइसक्रीम के प्याले के अंदर, आइसक्रीम है ठंडी, उसके अंदर आइसक्रीम के प्याले के अंदर हमने क्या है, एक लकड़ी का चम्मच रख दिया। ठीक है, तो उसमें पूछ रहा था कि उसमें कौन सी विधियों द्वारा इसके अंदर जो है ऊष्मा का संचरण होगा। चालन विधि से दूसरा सिरा ठंडा हो जाएगा, संवहन विधि से दूसरा सिरा ठंडा होगा, विकर्ण विधि से दूसरा सिरा ठंडा होगा, या फिर 4 नंबर ऑप्शन था नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लकड़ी जो है वो ऊष्मा की चालक नहीं है तो ठंडा नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखने की। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास LED कौन सा प्रकाश देता है। ठीक है, LED जो है वो कौन सा प्रकाश उत्सर्जित करता है, ये क्वेश्चन आया था। इसमें दे रखा था लाल, पीला, हरा। ठीक है, या फिर सभी। ठीक है, लाल, पीला, हरा, ये 3-4 ऑप्शन दे रखे थे। उसके बाद था एक ऑप्शन था उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये हमने नहीं करवाया था, ये आप देख लीजिएगा।
उसके बाद कृत्रिम सूचक पूछा था, हल्दी है, गुड़हल, ठीक है। तो फिनोफैथलिन तो आप जानते हो, फिनोफैथलिन जो है वो क्या है, कृत्रिम सूचक है, ठीक है, मानव निर्मित सूचक है, ठीक है। तो ये बात आप सभी जानते हो। उसके बाद ये तो हमने किसकी बात कर ली, ये हमने क्या है, साइंस के प्रश्नों की बात कर ली, ठीक है भाई। तो साइंस के लगभग क्या है, मैंने आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ठीक है भाई। तो उसके बाद और भी मुझे जैसे जैसे यहाँ पे और भी लिखे हुए हैं, तो जैसे जैसे हमें क्या है, मतलब इसके बारे में बात करेंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल से पता चल जाएगा, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो नेक्स्ट आप देखिएगा, अब हम बात करते हैं मैथ की। तो मैथ के अंदर देखिएगा प्रश्न, एक तो हमसे पूछा गया कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है। तो कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, आप सभी जानते हो कर्ण होता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज से ये आ गया हमारे पास कर्ण। उसके बाद वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी थी 6 सेंटीमीटर है, ध्यान से सुनिएगा, वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। और क्या है, मतलब वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लेते हैं, ठीक है। और उससे क्या है, उस वृत्त पे स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो हमें स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी थी। दोबारा फिर ध्यान से सुनिए, 6 सेंटीमीटर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे, उस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी वो हमें ज्ञात करनी थी। तो कितनी हो जाएगी, 6, 10 और 8, ट्रिपलेट बन जाएगा, ठीक है, इससे आसानी से हो सकता है। और नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न था, 6 वस्तुओं का SP 7 वस्तुओं की CP के बराबर है, ठीक है। 6 वस्तुओं का SP मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें क्या बताना था, हानि कितनी हुई, ठीक है भाई। तो हानि आप निकाल सकते हो, ठीक है, इसमें कोई बताने वाली जरूरत ही नहीं है। और एक दे रखा था x - 1/x बराबर 8 दे रखा है। तो x² + 1/x², ठीक है भाई। तो दोबारा फिर ध्यान से देखिएगा, x - 1/x बराबर 8 दे रखा है। तो x² + 1/x² का मान निकालना था। तो आप जानते हो 8 की स्क्वायर प्लस कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। 8 की स्क्वायर 2, मतलब 8 की स्क्वायर में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 और 2 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद एक हमसे पूछा गया प्रश्न कि x⁴ माइनस, फिर आगे ब्रैकेट था, x - y⁴ का गुणनखंड कौन सा होगा। तो इसको हमें क्या है, 2 बार इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा, a² - b² का फॉर्मूला, तो ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट था कि 1, 2, 3, 4 डैश n संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, ठीक है भाई। तो समांतर माध्य क्या होगा, तो वो भी हम क्या है, इससे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला और अंतिम पद बटा में 2 होता है, तो यानी 1 + n/2 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो 1, 2, 3, 4 आगे डैश n संख्याएं हैं, तो उनका समांतर माध्य पूछा था, ठीक है भाई। उसके बाद एक क्या है, समांतर चतुर्भुज आया था, वो मैं डायग्राम आपको अच्छे तरीके से कॉपी पे बना के अभी क्या है, कम्युनिटी पोस्ट में मैं ये पोस्ट डाल दूंगा, आसानी से आप क्वेश्चन वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, भिन्न के अंश व हर का योग कितना दे रखा है हमें। एक भिन्न है, उसके अंश और हर का योग 45 दे रखा है, और वह भिन्न जो है उसका मान जो है वो 3/8 है। उसका यदि हम मान कैलकुलेट करें 3/8 है, और उसके अंश व हर का योग कितना है, 55 है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि वो भिन्न क्या होनी चाहिए। ऑप्शन में जो उसने दे रखे थे, जैसे 15/30, 4/10 ऐसे करके ऑप्शन दे रखे थे, तो उसमें क्या है, एक ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, और एक ऑप्शन जो है वो था हमारे पास 15/40, ठीक है, 15/40। तो 15/40 उसका सही हो जाता, क्योंकि अंश और हर का योग कितना होना चाहिए, 55 होना चाहिए, ठीक है। तो 40 और कितने हो गए, 15, 55 हो गए। और इनका यदि हम इनको सरल करें तो 3/8 भी बन रहा है, ठीक है। तो ये आसानी से कर सकते थे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गणित वह भाषा है जिसने ईश्वर ने मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड को कह लिख दिया है, ठीक है, ऐसी परिभाषा थी, ठीक है, शिक्षण विधियों के अंदर। तो इसके अंदर इसने पूछा था कि ये जो है, ये परिभाषा जो है ये किसने दी थी, ठीक है। तो ये गैलीलियो ने दी थी, गैलीलियो की परिभाषा, ठीक है, यानी गणित की परिभाषाएं वगैरह आप थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा। उसके बाद एक गणित की प्रकृति के बारे में 4 कथन दे रखे थे, उनमें से हमें क्या है, सही बताना था, ठीक है। तो वो एक बार हम छोड़ देते हैं उसको हम, मतलब गणित की प्रकृति एक में दे रखा था, मतलब ये आंकड़ों से संबंधित है, ठीक है, स्थान, मात्राओं, गणनाओं का विज्ञान है, ठीक है। और एक इसमें एक ऑप्शन अभी मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो मतलब आप उससे आसानी से पहचान जाओगे, दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान पेपर आया है, आप ये घबराइए मत। उसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज का और सरल ब्याज का। 2 बार इस बार मतलब एक तो प्रॉफिट एंड लॉस से प्रश्न पूछा गया है, चक्रवर्ती, सरल ब्याज, मतलब ये 3
2-3 प्रश्न आए हैं यहाँ से इकट्ठे। ये टॉपिक बढ़िया ढंग से आप क्लियर करोगे। दे रखा था मैं, चक्रवृद्धि ब्याज की दर यदि 10% है, 10% से कोई धन जो है वो 2000 से कितना हो जाए, 2420 रुपये हो रहा है, 2000 से 2420 रुपये हो जाता है, तो आपको बताना था कि इसके अंदर समय कितना लगेगा। ठीक है, तो ये आसानी से होने वाला था। 2000 और 2420 का अनुपात निकालते, ठीक है, और उसके बीच मतलब उसका आप स्क्वायर बना के देखते, स्क्वायर बन रहा है, क्यूब बन रहा है, ठीक है, तो वो बनता 10 की स्क्वायर और 242 को 2 से काटते तो ये हो जाता 121। तो ये 10 और 11 मतलब 1 वर्ष आएगा। ठीक है, मतलब स्क्वायर बन रही है तो 2 वर्ष आ जाएगा समय। ठीक है भाई, वार्षिक संयोजित हो रही है तो 2 वर्ष आ जाएगा समय, निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गणित की उन्नति के साथ ही मतलब राष्ट्र की उन्नति होती है, मतलब ऐसा प्लेटो की परिभाषा आपने देखी हो, तो जहाँ पे गणित जो है, जहाँ पे गणित वगैरह का विकास नहीं है, मतलब वहाँ पे विकास नहीं हो सकता, ऐसी परिभाषा प्लेटो की अभी मुझे एग्जैक्ट जो है वो याद नहीं आ रही। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है ये पूछा था, ये परिभाषा प्लेटो की परिभाषा आप देख लेना, वो परिभाषा पूछी थी किससे संबंधित है, कौन से मूल्य से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय, सामाजिक, ठीक है, नैतिक मूल्य, या ऐसे 3-4 ऑप्शन दे रखे थे। ठीक है, तो मुझे 2 में डाउट था कि सामाजिक मूल्य है या अंतर्राष्ट्रीय मूल्य है। ठीक है, तो मैंने तो सामाजिक लगा दिया, अब देखते हैं भी क्या होता है। ठीक है भाई, उसके बाद निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे थे भी। मूल बिंदु के निर्देशांक आप सभी जानते हो 0,0। ठीक है, और कर्ण देखिए समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पूछ ली भी, ये तो फ्री के नंबर देने वाली बात हुई। ठीक है, और निर्देशांक मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे 0,0, कौन नहीं जानता भाई। ठीक है भाई, और किसी वर्ग की निम्न सीमा व उच्च सीमा के बीच का अंतराल क्या कहलाएगा। ठीक है, तो उन दोनों के बीच की जो मतलब अंतर है, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा के बीच का अंतर जो है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, वो हमें बताना था। ठीक है, ऑप्शन दे रखे थे, बहुलक है, बारंबारता है, ठीक है, तो एक था वर्ग माप है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न एक और आया था, आगमन विधि का प्रश्न आया था। उसमें पूछा था कि विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सूत्र जो है वो किसके लिए हम लागू करते हैं, जिससे हम सूत्रों की स्थापना भी करते हैं, ये आगमन विधि का है। ठीक है भाई, तो ये प्रश्न आया था। तो इस तरीके से लगभग ये प्रश्न मैंने आपको बता दिए। अभी साइंस के अंदर एक और प्रश्न आया था कि यदि क्या है आपतन कोण का मान, यदि आपतन कोण का मान कितना है, 30 डिग्री है, और तो प्रवर्तन कोण का मान कितना होगा, आपतन और प्रवर्तन कोण क्या बराबर ही होते हैं। ठीक है भाई, तो कितना 30 हो जाएगा, वो भी आसान ही प्रश्न था। ठीक है भाई, और मुझे प्रश्न अभी देख लेते हैं हम। हाँ, एक और आया था, विस्थापन का प्रश्न आया था कि यदि कोई व्यक्ति जो है वो एक वृत्ताकार पथ पे आधा चक्कर लगाता है, एक वृत्ताकार पथ पे आधा चक्कर लगा रहा है, तो उसमें दूरी और विस्थापन पूछा था। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 2πr पूरा हो जाता है चक्कर, तो 2πr हो जाती परिधि के बराबर, लेकिन उसका आधा कर देंगे πr हो जाएगा। और विस्थापन पूछा तो विस्थापन बीचों बीच एक व्यास के लाइन जाएगी, जिसको हम व्यास कहेंगे, और व्यास 2r हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे πr और 2r ये आंसर सही था। ठीक है भाई, और देखते हैं भाई, ये आपको बता दिया। उसके बाद समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होगी। हाँ, एक पूछा था, यदि साधारण ब्याज की दर से कोई राशि सव्य की 41/40 गुना हो जाती है, और वो भी समय कितना ले रही है, 1/4 वर्ष का समय लगता है, तो उसके अंदर हमें दर बतानी थी। ठीक है, दर बतानी थी। दोबारा फिर देखिए, यदि कोई धनराशि सव्य का 41/40 गुना हो जाती है और 1/4 समय लगता है, तो इसके अंदर आपको दर बतानी थी, दर कितनी है। ठीक है भाई, ये भी प्रश्न हो गया। उसके बाद हमसे पूछा था 1800 को हमें क्या है पूर्ण घन संख्या बनाना है। 1800 संख्या दे रखी थी, इसको किससे गुणा करें कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। ठीक है, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको समांतर चतुर्भुज का एक चित्र आपको बता देंगे। ठीक है, किस तरीके का है, तो वो आप देख लेना। नेक्स्ट है हमारे पास और भी कौन सा प्रश्न है, गणित सार संग्रह। गणित सार संग्रह जो है ये पुस्तक किसने लिखी थी, ये आपको थोड़ा रिसर्च करके देख लेना। मैंने आर्यभट्ट लगाया था, और भी उसमें ऑप्शन दे रखे थे। तो उसके बाद भाई एक आपको टॉपिक बहुत विशेष तौर पे करना है, श्रव्य दृश्य सामग्री। मतलब हर एक पोर्शन में 1-2 प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, और प्रश्न क्या है, सेम ही आ रहा है लगभग सभी में। क्या है, श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी है, कौन सी नहीं है। एक में पूछ लिया कौन सी है साइकोलॉजी में, या कि दूसरे में जैसे हिंदी के अंदर, और दूसरे पंजाबी के अंदर पूछ लिया कौन सी नहीं है। फिर आ गया है मैथ के अंदर, फिर वही प्रश्न। ठीक है, साइंस के अंदर भी अलग वही प्रश्न। तो 4-5 प्रश्न जो है वो अकेले शिक्षण सामग्री से आए हैं, और वो भी एक ही प्रश्न रिपीट हुआ है।
कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है या है, ठीक है, बस यही प्रश्न, ठीक है भाई। तो देख लीजिएगा आप इनको अच्छे से, और बताएं भाई और कोई प्रश्न छूटा तो नहीं, देख लेते हैं एक बार दोबारा। हाँ, हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है, ये आप देख, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ इसके बारे में। और नेक्स्ट जो है हमारे पास, हाँ, एक हमसे पूछा था प्रश्न कि 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये यानी सिक्कों वाला प्रश्न था, और आपको यूट्यूब पे जब मैंने शुरुआत में रीट 2021 के लिए पढ़ाना स्टार्ट किया था तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे इस यूट्यूब चैनल पे डले हुए हैं, आपने यदि वो नहीं देखे तो आपको देखने चाहिए, ठीक है भाई। तो 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये, ठीक है, कि सिक्कों का अनुपात जो है वो 2:3:5 के अनुपात में यदि सिक्के हों और टोटल जो राशि बनेगी वो 1000 रुपये हो, 1000 रुपये हो, तो हमें बताना था 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे। दोबारा फिर देखिए, 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं, किस अनुपात में हैं, 2:3:5 के अनुपात में हैं। तो हमसे पूछा था इनकी यदि टोटल अमाउंट जो है वो 1000 रुपये बने, 1000 रुपये बने, तो हमसे 5 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछी थी, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास भाई, एक तो साइकोलॉजी के अंदर एक प्रश्न मुझे और याद आ रहा है, पुरस्कार और दंड। पुरस्कार और दंड जो है वो किससे संबंधित है, तो किसके सिद्धांत से मेल खाता है या किससे सिद्धांत से संबंधित है। तो बी एफ स्किनर का जो क्रिया प्रसूत, उसमें ही पुरस्कार और दंड की बात की गई है भाई, ठीक है भाई। उसके बाद संकल्पना मानचित्र, एक प्रश्न ये भी आया था, संकल्पना मानचित्र अवधारणा जो है वो किसने दी थी, जोसेफ डी नोवक ने, ये भी हमने करवा रखा है, देख सकते हो आप, ठीक है। पुरस्कार दंड ये भी बहुत बार करवाया हुआ है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास, एक हमारे पास क्वेश्चन आया था, पावलव का जो सिद्धांत है वो निम्न में से किससे संबंधित है। एक तो ऑप्शन दे रखा था साहचर्य, एक ऑप्शन दे रखा था पुनर्बलन, एक ऑप्शन दे रखा था अनुक्रिया, ठीक है, और एक ऑप्शन शायद दे रखा था अनुकरण, ठीक है भाई। तो मैंने साहचर्य किया है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको कौन सा सही लग रहा है। पावलव का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है, साहचर्य, पुनर्बलन, अनुक्रिया या अनुकरण से, ठीक है भाई। एक पूछा था भला में कौन सी संज्ञा है, भला के अंदर कौन सी संज्ञा है, तो मैंने भाववाचक किया है भाई, ठीक है भाई। और निष्पादन विधि से किसको अलग किया जाता है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, संरचित रेशे हो गई पहले बात, और मूल बिंदु के निर्देशांक हो गया। हाँ, एक प्रायिकता से जो प्रश्न पूछा है, पासे को फेंकने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो पासे को जब फेंक रहे हैं तो पासे पे 6 ही अंक होते हैं, एक ही पासे को एक ही बार फेंका जा रहा है, तो 6 से बड़ा अंक कब आएगा, जब उसमें होता ही नहीं तो आएगा कहाँ पे, ठीक है। तो 0 हो जाएगी प्रायिकता, सीधी सी बात है, ठीक है भाई। बाकी लगभग मेरे हिसाब से हो चुका है। आप एक ये देख लीजिएगा, पवित्र उपवन, ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे नया लगा। पवित्र उपवन जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, पवित्र उपवन, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा कौन से चैप्टर से पूछा गया है, एनसीईआरटी में है शायद ये टॉपिक। पवित्र उपवन कहाँ पे पाए जाते हैं, राजस्थान की अरावली पर्वतमाला, ऐसे कुछ दे रखे थे ऑप्शन, ठीक है। महाराष्ट्र के कुछ जगह दे रखी थी वहाँ पे, ठीक है। या एक ऑप्शन था उपयुक्त सभी, तो मैंने उपयुक्त सभी कर दिया, सीधी सी बात अभी ये नहीं आ रहा था, ठीक है भाई। और लगभग क्या है हम, हाँ, एक खरीफ की फसल जब मैंने आपको बताया था उसके उदाहरण में से ही प्रश्न पूछेगा। लास्ट वीडियो हमारा खरीफ की फसल, ठीक है भाई, फसलों के बारे में, कृषि प्रबंधन के बारे में। और आप देख लीजिए वहीं से प्रश्न आया है कि निम्न में से कौन सी फसल जो है वो खरीफ की फसल है, ठीक है। ऑप्शन थे मटर, सोयाबीन, कपास और मक्का। और ये आपने वीडियो देखी तो आप इसका जरूर आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रेगनेंसी से संबंधित हार्मोन पूछा था, प्रोजेस्टेरोन, मेलाटोनिन, ये आपको पहले बता ही दिया मैंने, ठीक है भाई। तो लगभग जो है वो इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो बाकी जो है मैं इसका थोड़ा इसको अच्छे ढंग से लिख के, ताकि आपको बढ़िया ढंग से समझ में आ जाए, और कम्युनिटी पोस्ट में मैं इसको शेयर कर दूंगा और आप इसको ज़रूर देखिएगा। इन प्रश्नों को थोड़ा बहुत, इन टॉपिकों को आप थोड़ा बढ़िया देख के जाओगे। बाकी पेपर बिल्कुल आसान आने वाला है, निश्चित तौर पे आप निश्चिंत हो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपने पढ़ा है पेपर वहीं से आएगा, ठीक है। लगभग जो टॉपिक हमने करवा दिए लगभग उनमें से कोई क्वेश्चन आया तो वो वहीं से आ रहा है, ठीक है भाई। तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है भाई। तो बाकी अभी और कुछ बताने के लिए फिर बाद में इसको कभी हम विस्तार से बातें करेंगे कि आगे की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हमें क्या है आगे 3rd ग्रेड मेन एग्ज़ाम की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। एक बार सिलेबस को आ जाने दीजिए या फिर इस एग्ज़ाम को निकल जाने दीजिए, ठीक है भाई। तो बाकी मेरा स्कोर कितना रहा, मेरा पेपर बढ़िया ही हुआ है, ठीक है। अभी आपको स्कोर नहीं बता रहे कितना हो जाएगा, ठीक है। और अभी एग्जैक्ट जो हमें लग रहा है वो पात्रता से कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर है, ठीक है भाई। पात्रता से तो कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक है भाई।
तो लगभग फिर आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी आप नहीं बता रहे हम। तो मतलब पेपर कुल मिला के आप कह सकते हो कि रीट 2021 के जैसा ही हुआ है, उससे स्कोर का अंतर इतना ज़्यादा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आ सकता है, ठीक है भाई। तो ये बात है। तो बाकी पात्रता आपकी आसानी से क्लियर हो जाएगी, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। एक आया था घातांक में से भी एक प्रश्न आया है, √3 की पावर 3 गुणा 9 की पावर 2 बराबर 3 की पावर x गुणा में 3 √3 है, तो हमें x का मान बताना है, ठीक है भाई। ये सारे प्रश्न मैं लिख के एक कॉपी पे आपको अभी कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर देता हूँ, आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आपको एक बात और कहनी थी, जिनका एग्ज़ाम कल होने वाला है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।